बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है उनका अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। The Modi government may put a check on the powers of Waqf boards. The government is overhauling the Waqf Act. There is nothing in the act that safeguards the religious properties of Hindus being appropriated by the Waqf. हमने स्कूलों के दिनों में अक्सर किसी ऐसे बच्चे का सामना किया ही है जो दूसरों को बुली किया करता था और उसका टिफिन छीन लेता था, और जब कोई इसका विरोध करता था तो वो बच्चा धौंस दिखाता था। ये उदाहरण भारत के वक्फ बोर्ड के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। आज मैं फैसला करके आया हूँ कि अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं घर पर कब्जा कर लूंगा। हाँ। ये एक ऐसा संस्थान है जो जबरन दूसरे धर्मों के लोगों की जमीन हथिया लेता है। बदकिस्मती ये है कि उसके खिलाफ ना कोई दलील दी जा सकती है और ना ही कोई अपील की जा सकती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या और असल में ये क्या काम करता है। वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है। इसका सीधा मतलब है रुकना या ठहरना। इस्लाम में वक्फ दान का एक आसान तरीका है, यानी ऐसी संपत्ति जो समाज के लिए दान की गई हो। अपनी संपत्ति वक्फ को देने वाला इंसान वकीफा कहलाता है। वकीफा दान देते वक्त ये शर्त रख सकता है कि उसकी संपत्ति से होने वाली आमदनी सिर्फ पढ़ाई पर या अस्पतालों पर ही खर्च हो। मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद के समय में 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग था, जिससे होने वाली आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। वो वक्फ का सबसे पहला उदाहरण है। लेखक एस अतहर हुसैन और एस खालिद रशीद की किताब भारत में वक्फ कानून और प्रशासन 1968 के मुताबिक भारत में 1206 से 1526 के बीच दिल्ली सल्तनत के समय वक्फ बोर्ड की शुरुआत हुई। सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर ने मुल्तान की आमा मस्जिद को वक्फ में 2 गांव दान किए थे। 1954 में आजादी के बाद भारत में वक्फ अधिनियम के नाम से अलग कानून बना, जिसके बाद वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्थान की तरह काम करने लगा। कुछ सालों तक वक्फ इसी तरह काम करता रहा। इसके बाद 1964 में देश में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई। दरअसल 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो बड़ी तादाद में मुस्लिम देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू भारत आए। फिर साल 1954 में जब नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त संसद ने वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाया। इस तरह पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जमीनों और संपत्तियों का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। वक्फ एक्ट 1954 में अमेंडमेंट करके सेक्शन 66H लाया गया और वो सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दी। इसके बाद 1955 में यानी 1955 में इस कानून में बदलाव कर हर राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात कही गई। इस वक्त देश में अलग अलग लगभग 32 वक्फ बोर्ड हैं। बिहार समेत कई राज्यों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाए गए। फिर 1995 यानी 1995 में बाबरी मस्जिद कांड के बाद पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने 1955 यानी 1955 के बाद दूसरी बार वक्फ एक्ट में बदलाव किया। इस बदलाव के बाद इसी कानून के तहत वक्फ बोर्ड को काफी ज्यादा शक्तियां मिल गई। इस कानून में इतनी ताकत थी कि वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 3R के मुताबिक अगर बोर्ड किसी संपत्ति को मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक या मजहबी मान ले तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की ही हो जाएगी। अगर किसी को इस फैसले से एतराज है तो वो वक्फ से गुहार लगा सकता है। फिर इसी एक्ट के आर्टिकल 40 के तहत वक्फ बोर्ड ही तय करेगा ये जमीन किसकी है, यानी आपकी जमीन पर कब्जा भी वक्फ करेगा और फिर वो ही तय करेगा कि जमीन किसकी है। अगर किसी को वक्फ बोर्ड के इस फैसले से एतराज है तो वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकता है। कैसे डिक्लेयर होगी वक्फ प्रॉपर्टी, अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? तो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? इस कानून की एक खास बात ये भी है कि जमीन या संपत्ति पर आखिरी फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल में ही होता है। इस कानून के सेक्शन 85 के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल या दूसरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं साल 2013 में कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव कर उसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया। इन सब का ब्यौरा आपको मिल जाएगा। इस कानून के तहत किसी हिंदू या गैर मुस्लिम की संपत्ति को वक्फ की घोषित कर दिया जाए तो जमीन के मालिक को वक्फ कानून के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल के पास अपनी बात रखनी पड़ती है। इस तरह के मामलों में अक्सर वक्फ अपने हक में ही फैसला देता है। साल 2022 यानी 2022 में भारत सरकार ने बताया कि देश में वक्फ बोर्ड के पास 7,80,934 अचल संपत्तियां हैं। इनमें सबसे ज्यादा संपत्ति उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास है। जी हाँ,
उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड के पास मौजूदा समय में लगभग 2 लाख से ज्यादा अचल संपत्तियां हैं। पिछले साल ही तमिलनाडु के तिरुचेंदुरई में एक हिंदू गांव जिसमें 1500 साल से भी पुराना हिंदू मंदिर है, वो वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। केरल के एर्नाकुलम जिले में 404 एकड़ जमीन पर वक्फ ने दावा ठोक दिया। इस तरह वक्फ देश का तीसरा सबसे ज्यादा जमीन का मालिक बन गया। ये गैर संवैधानिक है, आपत्तिजनक है। ये जो पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया ये बिल्कुल वक्फ के खिलाफ है। ये सरकार अपनी पोलराइजेशन की राजनीति से बाज नहीं आती। अब बीजेपी वक्फ की इसी दादागिरी पर लगाम कसने के लिए कोशिशें कर रही है। वक्फ बोर्ड की बेलगाम ताकत पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने संशोधन पेश किए हैं। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. इसमें वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य वेरिफिकेशन शामिल है। वक्फ बोर्ड में अब 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। इतना ही नहीं, बोर्ड के सीईओ गैर मुस्लिम भी हो सकता है। सेक्शन 9 और सेक्शन 14 में बदलाव करके केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है। मोदी सरकार के नए बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल में अब 2 सदस्य होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के अंदर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कांग्रेस ने वक्फ को जो समय समय पर असीम ताकतें दी थी, इस बिल से उन पर लगाम लगेगा। शायद यही वजह है कि कांग्रेस हो या असदुद्दीन ओवैसी इस बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं। ओवैसी तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि वो इस बिल के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काने तक का काम कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। दुनिया का सबसे पहला वक़्फ़ खाने काबा मक्के में है, क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे? ये वैसा ही लगता है जैसे जिन्ना ने अपने फायदे के लिए हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काने का काम किया था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।